अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। धरमपुर, महाराष्ट्र का वो छोटा सा गांव जो समय की धूल में कहीं दबा हुआ लगता था। चारों तरफ खेतों के बीच फैले कच्चे रास्ते, छप्पर के नीचे बने मिट्टी के घर और गलियों में उठती धूल के गुबार, सब कुछ जैसे बरसों से वैसा ही था। गांव का हर आदमी सुबह होते ही खेतों में निकल जाता और शाम को थकाहारा घर लौटता। गरीबी यहाँ की हवा में घुली हुई थी, लेकिन इस सब के ऊपर एक और छाया थी जो हर आदमी को और भी छोटा और लाचार बना देती थी। वो छाया थी रघुनाथ पाटिल की हवेली की। हवेली गांव के ठीक बीचों बीच ऊंचाई पर बनी थी। उसकी ऊंची दीवारें और काले लोहे का भारी दरवाजा गांव वालों को हमेशा याद दिलाता कि वे सब किसी और की जमीन पर सांस ले रहे हैं। रघुनाथ पाटिल गांव का जमींदार, जिसकी रगों में ताकत और सत्ता का नशा बहता था। उम्र 50 के पार थी, पर चाल और नजर में ऐसा गुरूर था कि कोई उसकी आंखों में देख भी नहीं पाता। उसकी मोटी मूंछें, चौड़ा सीना और भारी आवाज उसे गांव के लिए किसी शेर से कम नहीं बनाती थी। गांव का हर खेत, हर घर, हर गली, सब उसकी इजाजत से चलता। लोग उससे डरते थे, लेकिन डर से ज्यादा उसकी पकड़ में थे। किसी के घर में शादी होनी हो, किसी को अनाज चाहिए या फिर किसी पर कर्ज का बोझ, हर रास्ता हवेली से होकर जाता था। और हवेली में रघुनाथ का एक ही नियम था, जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। इश्की का घर गांव के किनारे पर था। एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। इश्की उम्र में मुश्किल से 20 की थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी और गहराई थी। उसका रंग गेहुआ, चेहरा कोमल और काली बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी एक नजर में बांध सकती थी। गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा हर चौपाल तक थी। जब वो घड़ा लेकर कुएं पर जाती तो गांव के लड़कों की नजरें चुपके से उसका पीछा करती, लेकिन इश्की के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसकी दुनिया उसकी माँ सुशीला और पिता गणपत तक सिमटी हुई थी। गणपत खेतीहर मजदूर था, जिसके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। वह दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता और सालों से रघुनाथ के कर्ज के बोझ तले दबा था। एक वक्त था जब गणपत ने बेटी की शादी के लिए रघुनाथ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन ब्याज इतना बढ़ता गया कि अब वो कर्ज चुकाना असंभव हो चुका था। हवेली का मुनिम जब भी घर आता, घर का माहौल डर और शर्म से भर जाता। सुशीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। एक शाम का वाकया इश्की को हमेशा याद रहने वाला था। आसमान में सूरज ढलने लगा था। खेतों से लौटती हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। इश्की आंगन में बैठी थी, तभी हवेली का आदमी आया। उसने कहा, रघुनाथ साहब बुला रहे हैं, अभी। सुशीला का दिल धड़क उठा। उसने डरते हुए पूछा, क्यों? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, कारण पूछना तुम्हारा काम नहीं, चलो। इश्की ने माँ की तरफ देखा। सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो जानती थी कि मना करने का मतलब और बड़ी मुसीबत को बुलावा देना है। इश्की चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। हवेली के भीतर घुसते ही उसकी रूह कांप गई। अंदर की ठंडी और सीलन भरी हवा में एक डर था। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर लगे पुराने चित्र हवेली की शान दिखाते थे, लेकिन इश्की के लिए ये सब किसी जेल से कम नहीं था। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां रघुनाथ पाटिल सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर शिकने और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आओ इश्की, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। इश्की कांपते हुए खड़ी रही। इतनी सुंदर हो और इतनी चुप भी? डरो मत, आओ पास। इश्की के पैरों में जैसे जान नहीं रही। उसने सिर झुका लिया। रघुनाथ उठकर उसके पास आया और उसका चेहरा अपनी हथेली में पकड़ लिया। तुम्हारे बाप का कर्ज बहुत बढ़ गया है, जानते हो ना? इश्की ने सिर हिलाया।
कर्ज चुकाने का एक तरीका है। तुम समझ रही हो ना? उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जिससे ईशकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल दहशत से भर गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। रघुनाथ ने उसकी ठोड़ी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी हो। तुम्हारे घर का कर्ज चुक गया, समझी? उस रात हवेली की दीवारों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन गांव वालों को हवेली से आई आवाजों का मतलब पूछने की हिम्मत कभी नहीं होती। ईशकी उस रात हवेली से टूटी हुई लौटी। माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पिता गणपत ने उसे देखा तक नहीं। उसकी आंखों में शर्म और लाचारी का बोझ था। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव को पता चल गया कि ईशकी अब हवेली की मालकिन है, लेकिन यह मालकिन का ताज उसके लिए किसी ताजमहल की कैद जैसा था। उसे हवेली में ही रखा जाने लगा। उसकी मुस्कुराहट जैसे मर गई थी। रघुनाथ के लिए वह एक जीत का प्रतीक थी, लेकिन ईशकी के लिए वह एक जिंदगी भर का कारावास। हवेली का हर कोना उसे डराता था। रातों को वो जागती रहती और सुबह होते ही उसका चेहरा ऐसे लगता जैसे सारी ताकत छिन गई हो। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। रघुनाथ का साया उसके ऊपर हमेशा मंडराता रहता। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई हमदर्द। माँ बाप से मिलने की इजाजत भी कम ही मिलती। हवेली के हर आदमी की नजर उस पर थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज हो। ईशकी अक्सर खिड़की से बाहर गांव को देखती। धूल भरी गलियां, खेलते बच्चे, खेतों में काम करते लोग, सब कुछ वैसे ही था। बस उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी ठंडक थी और उसकी आत्मा जैसे हर दिन धीरे धीरे मर रही थी। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हवेली के दरवाजे पर एक दिन एक नया चेहरा आया। उसका नाम था तन्मय। वह शहर से आया हुआ एक युवा शिक्षक था। रघुनाथ के बेटे को पढ़ाने के लिए उसे बुलाया गया था। तन्मय का चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में एक शांति थी। ईशकी ने पहली बार जब उसे देखा तो उसे लगा जैसे कोई रोशनी हवेली के अंधेरे को चीर रही हो। तन्मय की मुस्कान में वह गर्माहट थी जो हवेली की ठंडी दीवारों में कहीं नहीं थी। लेकिन उस समय ईशकी को ये नहीं पता था कि यह आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। हवेली के आंगन में सुबह का उजाला उतरने लगा था। धूप की हल्की किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़कर चमक रही थी। हवेली की ठंडी दीवारों के बीच आज एक नया माहौल था, एक अजनबी का आगमन। तन्मय, शहर से आया हुआ एक युवा शिक्षक, जो रघुनाथ पाटिल के बेटे को पढ़ाने आया था। तन्मय की उम्र 25 के आसपास रही होगी। ऊंचा कद, सादा कपड़े और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी में एक शांति थी जो हवेली के बोझिल वातावरण में अनजानी लग रही थी। रघुनाथ पाटिल को किसी पढ़े लिखे, शालीन व्यक्ति की तलाश थी और तन्मय उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। लेकिन हवेली के बाकी लोगों के लिए तन्मय एक नया चेहरा था, शांत और सौम्य। ईशकी ने तन्मय को पहली बार उस दिन देखा जब वह अपने कामों से निपटकर हवेली के गलियारे से गुजर रही थी। वह अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई धीरे से कदम बढ़ा रही थी। तभी सामने तन्मय खड़ा था, हाथ में किताबों का बैग लिए। उनकी नजरें बस एक पल को मिलीं, पर उस एक पल में ईशकी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तन्मय ने हल्की सी मुस्कान दी। ईशकी ने तुरंत नजरें झुका ली। इतने समय से हवेली में रहते हुए उसने केवल डर, घबराहट और आदेश देने वाली आवाजें सुनी थी। किसी ने इस तरह मुस्कुराकर उसे देखा ही नहीं था। उसकी आत्मा में जैसे एक अनकही सिहरन हुई। तन्मय का स्वभाव हवेली के माहौल से बिल्कुल अलग था। वह न तो तेज आवाज में बोलता था, न किसी पर रौब झाड़ता था। वह बच्चे को पढ़ाते हुए अक्सर कहानियां सुनाता, सवाल पूछता और धैर्य से समझाता। उसकी आवाज में कोमलता थी जो हवेली के डरावने गलियारों में किसी मधुर धुन की तरह गूंजती।
ईशकी अक्सर दूर से तन्मय को देखती। उसे आश्चर्य होता कि कोई व्यक्ति इस जगह की घुटन से इतना अछूता कैसे रह सकता है। उसका मन अनजाने में तन्मय की मौजूदगी से सुकून पाने लगा था। एक दिन तन्मय पुस्तकालय के पास खड़ा था। उसने ईशकी को देखा जो वहां धूल झाड़ रही थी। तन्मय ने सहजता से कहा, क्या आप यहाँ रोज आती हैं? ईशकी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात करेगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जी, हवेली का काम है। तन्मय ने मुस्कुराकर कहा, आपका नाम ईशकी है ना? ईशकी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको मेरा नाम कैसे पता? तन्मय ने हंसते हुए कहा, रघुनाथ साहब ने बताया था। नाम बहुत सुंदर है। ईशकी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। किसी ने उससे इस तरह तारीफ भरे लहजे में कभी बात नहीं की थी। उसने जल्दी से सिर झुका लिया और काम में लग गई। लेकिन उसके दिल में ये बात गूंजती रही, नाम बहुत सुंदर है। दिन बीतते गए। तन्मय और ईशकी के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। कभी वह उससे पानी मांग लेता, कभी किताब पकड़ाने को कहता। हर मुलाकात के बाद ईशकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। हवेली के भारी वातावरण में तन्मय की मौजूदगी उसके लिए जैसे ठंडी हवा का झोंका थी। ईशकी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इंसान की तरह देखता है, कोई उसकी आंखों में सम्मान और स्नेह से झांकता है। वह तन्मय के पास जाते हुए खुद को डर के बजाय सुरक्षित महसूस करने लगी। एक शाम हवेली के आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। तन्मय बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था। ईशकी रसोई से लौटते हुए वहां से गुजरी। तन्मय ने धीरे से कहा, बारिश में धर्मपुर बहुत सुंदर लगता होगा, है ना? ईशकी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, गांव का हर कोना भीग जाता है। मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तन्मय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। आप बारिश में भीगती हैं? ईशकी ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, पहले, बचपन में। अब उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक छाया सी उतर आई। तन्मय ने उसकी ओर देखा। वह उसकी आंखों में दर्द पड़ सकता था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, काश आपको फिर से बारिश में हंसते हुए देख पाता। ईशकी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह देखेगा, जैसे वो अब भी खुशियों के लायक हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। तन्मय का हर शब्द, हर मुस्कान ईशकी के दिल पर मरहम की तरह लगता। वह उसके पास होते हुए खुद को किसी सुरक्षित जगह पर महसूस करती। उसे लगता जैसे हवेली की दीवारों का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। एक दिन तन्मय बच्चे को पढ़ा रहा था। ईशकी पास से गुजरी तो तन्मय ने एक किताब उसकी ओर बढ़ाई। ये पढ़िए, आपको पसंद आएगी। ईशकी ने किताब हाथ में ली। उसके हाथ कांप रहे थे। तन्मय की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। ईशकी के अंदर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से किताब लेकर वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। रात को ईशकी अपने कमरे में बैठी थी। उसने किताब खोली। ये कविताओं की किताब थी। पहली कविता पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तन्मय का दिया हर शब्द जैसे उसकी टूटी आत्मा को जोड़ रहा था। तुम्हारे हाथों में छुपी कहानी, तुम्हारी आंखों की वो पुरानी थकान, फिर भी खिलती मुस्कान तुम्हारी, जैसे सूखे पेड़ों पर आई पहली बारिश। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बरसों बाद किसी ने उसे इस तरह महसूस किया था।